हेलो गाइस, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का हमारा और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये जो इंडियन कंपनी थी जैसे माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लाभा, स्पाइस और बहुत सारा कंपनी थे जो एक जमाने में इतना पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन अभी इन्हें कोई पूछता तक नहीं है। और ये सारे कंपनी के जो फोन है ऐसा लगता है कि आज के डेट में ये पूरी तरह से गायब हो गया है। आखिर इनके साथ हुआ क्या जो एक जमाने में ये इतना ज्यादा राइज कर रहे थे बट अभी के डेट में ये पूरा मार्केट से ही बाहर हो गया है। ये जानने से पहले हम ये जान लेते कि ये कंपनी कब और कैसे राइज किए थे। ये बात है लेट 2010 और ईयरली 2011 की। उस समय इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट बहुत नया था। उस समय HTC, सोनी और सैमसंग जैसे ब्रांड ही अपना एंड्रॉइड स्मार्टफोन लाया करते थे और कई सारे नए नए ब्रांड की फोन भी आने चालू हो गए थे। लेकिन उस समय दिक्कत बस एक चीज की थी, उस समय जो स्मार्टफोन की प्राइस होते थे ना वो बहुत ज्यादा हाई हुआ करते थे और इंडिया में मेजोरिटी ऑफ जनता जो थे ना वो 10,000 के नीचे ही फोन खरीदते थे और 10,000 वाला जो कैटेगरी था ना वो पूरा खाली पड़ा हुआ था। और उसी चीज पे इंडियन कंपनी की नजर गई जो नॉर्मल फोन बनाया करते थे। तो ये सारी कंपनी चाइना गए। चाइना में एक था OMD, उनसे ये टाई अप करके उनका डिजाइन उठा के अपना लोगो लगा के इंडिया में बेचने लगे। मतलब कि कंपनी के पास खुद का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था जहां पे खुद का फोन बना सके। इसी वजह से इनको कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिल पाता था। मतलब कि जैसे चाइना से फोन आया उसी तरह ही हमको यूज करने को मिल रहा था, बस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर ये ऐड कर देते थे। लेकिन अच्छा बात ये था कि उस समय ये अपना डुअल सिम पे फोकस करने लगे और ये जो इंडियन कंपनी फोन बनाती थी ना काफी हद तक महंगी फोन की तरह दिखते थे। इसी वजह से लोग ले भी लेते थे और तो और ओवरऑल इनका जो प्राइस होता था ना वो भी सस्ता होता था और धीरे धीरे इन कंपनी के डिमांड भी बढ़ने लगा और जो इंडियन के स्मार्टफोन मार्केट था ना वो भी ग्रो होने लगा। और उसी बीच इंडिया में जो ऑनलाइन मार्केट था वो भी बढ़ने लगा। उस समय पहले से ही फ्लिपकार्ट हुआ करता था और 2013 में अमेज़न की भी एंट्री हो गई। तो इंडियन कंपनी के जो स्मार्टफोन थे वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बिक्री होने लगे। लेकिन फिर भी लोग ऑफलाइन में ही ज्यादा खरीदना प्रीफर कर रहे थे। उस समय जो लोग इंडिया में स्मार्टफोन खरीद रहे थे ना उस समय लोग अपना पहला स्मार्टफोन खरीद रहे थे। ये भी एक रीजन था स्मार्टफोन मार्केट का ग्रो होने का। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट, वो था फरवरी 2014। मोटोरोला ने मोटो फर्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया इंडिया में। ये पहला ऐसे स्मार्टफोन था जो एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट पे ही मिलता था और इस स्मार्टफोन पे कीमत भी बहुत सस्ता था। और देखा जाए तो इसमें जो स्पेसिफिकेशन मिलते थे ना वो सैमसंग के महंगे वाले फोन जैसे थे जिसका कीमत 20,000 से भी ज्यादा हुआ करता था। यहाँ तक कि हर कोई ऑनलाइन में स्मार्टफोन खरीदने लगे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज हुआ 2014 में सोमी की एंट्री। जुलाई 2014 में सोमी ने अपना Mi 3 को लॉन्च किया था इंडिया में और उसी के बाद पूरा इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की कहानी बदल गई। ये जो Mi 3 था ना वो पूरा फ्लैगशिप फीचर के साथ आता था और हाँ इसका सिमिलर स्पेक्स वाली फोन Nexus 5 भी आता था उस समय, बट उसका प्राइस 25,000 से भी ज्यादा था। इसी वजह से सोमी ने आते साथ ही मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और साथ ही में सोमी ने अपनी ही सब ब्रांड रेडमी को भी लॉन्च कर दिए। ये स्पेशली बजट और एंट्री लेवल फोन बनाते थे बट उसमें ये बाकी फोनों से सेम प्राइस में उससे अच्छा स्पेक्स देते थे। तो ये पूरा बजट मार्केट को भी कैप्चर कर लिए क्योंकि उस समय जो फोन आते थे ना काफी ज्यादा लेगी और स्लो होते थे। और सोमी के साथ और एक चीज अच्छा मिलता था वो था इनका सॉफ्टवेयर अपडेट। ये टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट देते थे। ये भी लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि हर अपडेट के साथ कई सारे नए नए फीचर आते थे। और इसी बीच मोटोरोला ने मोटो E को लॉन्च कर दी। ये भी बहुत ज्यादा चल गया और इसके बाद मोटो G2 आया। इसका प्राइस था 13,000 के आसपास। ये भी इंस्टेंट सक्सेस बन के निकला क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड आया करता था और ये भी एक रीजन था कि मोटो पहले से ही इंडिया में एक ब्रांड बन चुका था और मोटो का जो स्मार्टफोन था ना वो विदाउट फ्लैश सेल में भी मिलता था और वहीं पे सोमी के जो स्मार्टफोन था ना वो सिर्फ फ्लैश सेल में ही मिलता था, जिससे ये हुआ कि मार्केट में ऑटोमेटिकली हाइप मच गया कि एक ऐसा फोन आया है जो आते साथ ही हाथों हाथ बिक जाता है, जिसको खरीदना बहुत मुश्किल है और उसके स्पेसिफिकेशन भी बहुत अच्छा है और वो बजट में भी मिलता है और काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। और जिन्होंने भी ये स्मार्टफोन लिए वो माउथ पब्लिसिटी करने स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे ऑफलाइन वाले को भी पता चल गया कि एक ऐसा स्मार्टफोन आया है जो अच्छा स्पेसिफिकेशन देता और वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड करता है। और 2014 एंडिंग होते तो और भी कई सारे स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया में आने लगे, जैसे OnePlus ने अपना OnePlus 1 को ले आए और Asus ने भी अपना Zenfone सीरीज को लॉन्च कर दिया इंडिया में
और 2015 में देखा जाए तो कूलपेड की भी एंट्री हो गई थी। देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड आ गए थे इंडिया में, लेकिन इनमें से भी बहुत सारे ब्रांड ऐसे थे जो बुरी तरह से फेल हो गए। लेकिन तब भी जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनी थे ना, पूरी तरह से जिंदा थे, क्योंकि उनका स्मार्टफोन ऑफलाइन में बिका करते थे, लेकिन ऑनलाइन में इनका फोन नहीं बिकता था। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उनका फोन ऑफलाइन में भी बिकना बंद हो गया, क्योंकि ओप्पो और वीवो की एंट्री हो गई थी मार्केट में एंट्री होते साथ ही ओप्पो और वीवो ने मार्केट को पूरा हरा और नीला कर दिया। मेरा मतलब ये है कि ये मार्केट में इतना एड और पब्लिसिटी कर दिया कि इनका फोन बिकने लग गए। इसी वजह से दूसरा कंपनी के फोन ऑफलाइन मार्केट में बिकना बंद हो गए। और एक रीजन ये भी था कि ओप्पो और वीवो का बिकने का, ये अच्छा कमीशन दे रहे थे होलसेलर और रिटेलर को। इसी वजह से होलसेलर और रिटेलर ओप्पो और वीवो के फोन को बेचना ज्यादा प्रीफर कर रहे थे और लोग उन्हें लेते भी थे, क्योंकि उन फोन का डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव था। तो वो जो इंडियन कंपनी के पास ऑफलाइन मार्केट था ना, वो भी पूरी तरह से चला गया। और एक रीजन ये भी था, ये जो इंडियन स्मार्टफोन था ना, वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं देते थे। इसी वजह से लोग दूसरा फोन की तरफ देखने लगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा ना, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और कई नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।